स्पेक्ट्रोमीट्री ये थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले तो ये कि इसको स्पेक्ट्रोमीट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी ये दो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक नॉर्मली ऐसी टेक्निक होती हैं जिसमें लाइट का इंटरेक्शन होता है। जो हमारे पास EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें UV विजिबल या इंफ्रारेड का पोर्शन कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जहाँ पर EMR का कोई भी पोर्शन इन्वॉल्व हो और वो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर रहा हो उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसको स्पेक्ट्रोमीट्री इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर लाइट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन्वॉल्व नहीं हैं। ये और तरह की टेक्निक है। तो जहाँ पर लाइट इन्वॉल्व ना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन्वॉल्व ना हो, उनको स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं। बेसिकली मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो है उसमें हम गैशियस ऑयंस प्रोड्यूस करते हैं। जो भी हमारा मॉलिक्यूल है जिसको हमने एनालाइज करना है, उस गैशियस ऑयंस को प्रोड्यूस करने के बाद फिर हम उनकी मास टू चार्ज रेशो जो है वो निकालते हैं और उनसे फिर हम मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करते हैं। तो बेसिकली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो पर्पज़ है वो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन होता है। तो उसके बाद ये इसमें कुछ साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं, ईयर्स बताए हुए हैं कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर सबसे पहले AJ डेम्स्टर ने 1918 में रिपोर्ट किया था। ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग ये FSC में भी आई थिंक सो पढ़ी हुई है आप लोगों ने। फिर उसके बाद ये कमर्शियली 1940 में ये इंस्ट्रूमेंट मिलना शुरू हो गया, मगर इनिशियली ये सिर्फ पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर जो है वो अप्लाई होता था या पेट्रोलियम इंडस्ट्री के एनालिसिस इससे करते थे। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं वो 1960 में उन्होंने इसको जो है वो यूज़ करना शुरू किया। सो बेसिकली जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट इससे जो नंबर 1 इससे काम लेते हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड बाई द मेजरमेंट ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। मास टू चार्ज रेशो के लिहाज से मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकाला जाता है और हाई एक्यूरेसी के साथ जो है वो निकालते हैं। दूसरा पर्पस इसमें ये होता है कि हम फ्रैगमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको बड़े मॉलिक्यूल को हम छोटे छोटे हिस्सों में जो है ना वो तोड़ते हैं। हम नहीं तोड़ते एक्चुअली, वो मॉलिक्यूल अपनी नेचर के एतबार से खुद ही जो है वो टूटता है। वो जब टूटता है तो उससे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। वो फ्रैगमेंट बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। तो वो फ्रैगमेंट कैसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन देते हैं, तो जैसे जैसे हम ये पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें जो है वो आइडिया होगा। इसका बेसिक प्रिंसिपल बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक से जो है वो डिफरेंट है। अभी मैं बता कर गया हूँ कि बाकी जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं नॉर्मली उनमें लाइट का इंट्रैक्शन इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंट्रैक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन अंडर हाई वैक्यूम मॉलिक्यूल के साथ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ उनका स्ट्राइक करवाते हैं। तो वो आयोनाइजेशन जो है ना वो होती है। फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं, इजेक्ट होते हैं, मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाता है। अब नॉर्मली हम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो आयोनाइजेशन वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होती हैं। मीन मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉन कोई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या 964 किलो जूल पर मोल के साथ स्ट्राइक करे तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं। और जिस टेक्निक के ज़रिए से ये आयोनाइजेशन करवाते हैं उसको इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट कहते हैं, EI उसको कहते हैं। ये बहुत तरह की ये टेक्निक्स हैं आयोनाइजेशन की। मीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने के बहुत से मेथड्स हैं, मगर सबसे वेल नोन सिंपल मेथड ये इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट है। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट का मतलब ये है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाया जाता है मॉलिक्यूल के साथ और वो आयोनाइज होते हैं। ये तरीक़ाकार है। ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी है, ये नॉर्मली 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का हामिल ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करवाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल आया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन, इन दो में से यही वाला एक इलेक्ट्रॉन है,
एक मॉलिक्यूल से निकला है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब हम मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करवाते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर रिजेक्ट होगा, निकलेगा। तो यहाँ पर रूल्स वही अप्लाई होंगे जो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वो निकलेगा जो लूजली हेल्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ये मैं वैसे आगे एग्जांपल्स भी इनकी दूंगा कि ये मॉलिक्यूल आयोनाइज कैसे होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर हैं प्रेफरेबली, तो सबसे पहले लोन पेयर आयोनाइज होगा। मीन लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ रहेगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा स्ट्राइक करने वाले के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर लोन पेयर का रह जाएगा, तो वो ये एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो गया उसकी जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा इस इक्वेशन को कि ये एम रेडिकल केटाइन इसको बोलते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो नॉर्मली ये वाला इलेक्ट्रॉन 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ हम स्ट्राइक करवाते हैं। मैक्सिमम आयोनाइजेशन जो होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होते हैं, तो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम एक्स्ट्रा उसको प्रोवाइड करते हैं वो मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है फ्रेगमेंट्स के अंदर। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ हो गए आयनाइजेशन के लिए, 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, ये वाला। मीन ये काम हो गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, ये वाला काम, ये आयनाइजेशन इसको हम कहते हैं। अब आयनाइजेशन के बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल है एम, इसको रेडिकल और केटाइन बोलते हैं, इसको पेरेंट आयन भी कहते हैं। ये पेरेंट जो प्रोड्यूस हुआ, ये 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रिमेनिंग एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के पास है आउट ऑफ 70, वो ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये टूटता है। अब टूटने के इसके मॉड कई हो सकते हैं, यहाँ 2 शो किए उसने कि ये रेडिकल और केटाइन ही रहेगा और उसमें से एक न्यूट्रल पार्ट अलग हो जाएगा, M2 न्यूट्रल पार्ट है कोई भी, या फिर एक केटाइन और एक रेडिकल की शक्ल में ये अलग होगा। ये क्वेश्चन भी अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, ये जब हम आगे चलकर एग्जांपल्स करेंगे तब आप लोगों को ये समझ में आएगी बात। फ़िलहाल इसको ऐसे ही याद करें कि रेडिकल केटाइन है, इसने 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर आगे टूटना है। जब एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो उसके बॉन्ड्स जो हैं वो रप्चर होते हैं, उसके बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं। तो बॉन्ड जब टूटेंगे तो ये 2 पैटर्न जस्ट उसने शो किए हैं, ज़्यादातर यही होते हैं, मगर इसके अलावा भी हैं कि मॉलिक्यूल किसी और तरह से भी ब्रेक कर सकता है। तो वो रेडिकल केटाइन और एक न्यूट्रल पार्ट की शक्ल में ब्रेक हो सकता है, या वो केटाइन और रेडिकल की शक्ल में ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ एक बात ये याद रखना है कि यहाँ पर देखें, इसके ऊपर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आया है, तो एक क्वेश्चन जहन में आ सकता है कि यहाँ +2 चार्ज क्यों नहीं आ सकता। दोनों 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉन्ड के अंदर मौजूद हैं, नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए, वो दोनों क्यों नहीं निकलते। तो ये बेसिकली आयनाइजेशन पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आप लोगों को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो शेल रिड्यूस हो जाते हैं, न्यूक्लियस की ग्रिप आउटर इलेक्ट्रॉन पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो न्यूक्लियस की ग्रिप जब आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर निकालना मुश्किल होता है। तो इसलिए डबली चार्ज मीन डबल चार्ज का आना रेयर होता है, वो बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद इसमें मास स्पेक्ट्रम मीन जो ग्राफ प्लॉट करना है वो नॉर्मली हम 2 चीज़ों के दरमियान में ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो होती है इंटेंसिटी और इंटेंसिटी या उनकी जो है वो अबंडेंस और मास टू चार्ज रेशो। मीन एक साइड पर एक्स एक्सिस के अगेंस्ट हम मास टू चार्ज रेशो लेते हैं। ये मास टू चार्ज रेशो m/z, z जो है m मास को और z चार्ज को शो कर रहा है। m/z इज इक्वल टू मास ही होता है, क्योंकि मास जो भी है, जो चार्ज है वो क्योंकि सिंगल चार्ज आ रहा है, ये ऊपर अभी आपको बताया ये वाला चार्ज, ये सिंगल चार्ज आता है तो 1 मास को जब हम 1 पर डिवाइड करेंगे तो m/z मास के बराबर ही आएगा। तो एक तरफ स्पेक्ट्रम में हम m/z यानी मास लिया होता है और दूसरी तरफ हमने अबंडेंस उसकी जो है वो ली होती है, या रिलेटिव इंटेंसिटी जो है वो फ्रेगमेंट्स की हमने ली होती है। तो ये ग्राफ जो है उसको मास स्पेक्ट्रम जो है वो 2 चीज़ों के दरमियान में जो प्लॉट होता है।
जो है वो यहाँ एग्जांपल्स जो है वो दे रहा हूँ कि ये आयोनाइजेशन जो है वो कैसे होती है। हमने जो है वो पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसमें। अब तब मैंने बताया था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो लूजली हेल्ड होगा वो निकलेगा वहाँ पर। एम रेडिकल के टाइन प्रोड्यूस कैसे होता है जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं मॉलिक्यूल के साथ। इसको ज़रा गौर से देखें। ये CH3 इसके अंदर दो तरह के बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो लूजली हेल्ड है। लूजली हेल्ड से मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें जो है ना वो लूजली हेल्ड है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड वीक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसमें अप टू सम एक्सटेंट लिटिल बिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसिडर होता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर, ये वाला जो बॉन्ड है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ स्ट्राइक करता है तो इन दो में से ये मैंने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस इलेक्ट्रॉन ने फॉर एग्जांपल इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो यहाँ पर शेयर है उसको स्ट्राइक किया, उसको वहाँ से निकाल दिया। जब वहाँ से निकाला तो देखें वहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज शो किया है और दो बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन था उसको मैंने डॉट की शक्ल में शो कर दिया। तो ये वाली जो चीज़ आपके पास बनी है इसको हम जो है वो ये रेडिकल केटाइन जो है वो कहते हैं या पेरेंट आयन भी कहते हैं। इसको लिखने के बेशुमार मेथड हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 के दरमियान में बॉन्ड बनाकर ऐसे ये ब्रैकेट सी जो है वो लगाकर प्लस और ये इलेक्ट्रॉन डॉट लगा देते हैं, या फिर दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगाकर पॉजिटिव और ये एक डॉट जो है वो लगा देते हैं। तो ये आपका रेडिकल केटाइन जो है वो बन गया या पेरेंट आयन बन गया। इसी तरह से अगर आप बेंजीन में देखें तो आपको पता है बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं। तो जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट होगा इनके साथ बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ, तो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये दो इलेक्ट्रॉन है पाई के, ये वाला बॉन्ड मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। फॉर एग्जांपल इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास मौजूद है। या अल्टरनेटिवली हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला है तो उस की जगह पॉजिटिव चार्ज लगा दें और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकला वो वैसे ही रह गया। तो ये आपका रेडिकल केटाइन प्रोड्यूस हो गया। अब लिखने के तरीके आपको ऊपर बता दिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें साइक्लोहेक्सेन की, इसमें सारे के सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, हर बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो किसी जगह से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। फॉर एग्जांपल ये वाला बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर इस कार्बन का है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें यहाँ से। इस कार्बन का भी निकाल सकते हैं, इस कार्बन का भी निकाल सकते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड टूट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये रेडिकल यानी इलेक्ट्रॉन नीचे जो है वो शो किया है। ये अल्टरनेटिव भी आप कर सकते हैं कि ये ऊपर कर दें और इसको जो है वो नीचे कर दें। ये इसका लिखने का तरीकाकार है कि इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से ये मेथानॉल को देखें, मेथानॉल में ये दो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं, तो यहाँ पर अब सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोन पेयर हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट होगा तो यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, कोई एक इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकालेंगे वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपके जितने भी हैं ये एम रेडिकल केटाइन है। ये मैंने जो है वो तरतीब यहाँ पर जो है वो लिख दी कि कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे लूजली लोन पेयर। तो ये नीचे भी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर जो हैं वो दी हैं। इसी तरह से ये आगे एग्जांपल एक और ये है, इसको भी देखें। इसमें से लूजली इलेक्ट्रॉन ये वाला पाई बॉन्ड या ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो टूट सकता है। मैंने ये वाला पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो रेडिकल केटाइन प्रोड्यूस होता है वो फर्दर आगे जो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है उसको गेन करके 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को वो फ्रेगमेंट्स में जो है वो टूटता है, उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं। एक मोड ये है कि ये रेडिकल केटाइन और रेडिकल की शक्ल में निकले, ये मोस्ट प्रोबेबल है, मीन ज़्यादातर ऐसे होता है। या दूसरा ये होता है कि रेडिकल केटाइन 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके
तो वो रेडिकल केटाइन और एक न्यूट्रल पार्ट की शक्ल में जो है वो बाहर निकले। ये रेयर है, ये कम होता है केस। अब ये वाला कैसे बनता है, ये रेडिकल केटाइन से केटाइन और रेडिकल कैसे बनता है उसकी मैंने एक एग्जांपल ये नीचे जो है वो दी है, इसे देखें। ये फॉर एग्जांपल ईथर का मॉलिक्यूल है। अब ईथर में ये लोन पेयर लूजली हेल्ड है, तो जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो लोन पेयर कोई एक यहाँ से उसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये रेडिकल केटाइन बन गया, एम पॉजिटिव और रेडिकल, देखें इसमें ये पॉजिटिव और रेडिकल है ये। तो ये अब आगे टूट सकता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज फेवरेबल नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दे, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास खींच के, या ये वाला बॉन्ड तोड़ दे, दोनों टूट सकते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन निकाल लेता है यहाँ से, तो आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे तो ये आपके पास जो है ना, पहले जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना आया और एक उसने इस आर का खींचा, जो उसने आर का खींचा उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होगा और आर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखें, ये केटाइन और ये रेडिकल प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल जो है वो दी है कि RCH2 और ये ऑक्सीजन और R बॉन्ड है, आयोनाइज करें, लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, वो आयोनाइज हो गया। अब ये एक फ्रेगमेंट बन सकता है इस तरह से कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आए, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन R का R के पास चला जाए, तो R जो है वो रेडिकल बन जाएगा और ये जो है वो केटाइन बन जाएगा। अब यहाँ पर भी देखें, ये रेडिकल केटाइन एक रेडिकल और केटाइन के अंदर जो है वो जा रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन पिछले एग्जांपल, पिछली जो लेक्चर है उसी के साथ जो है वो जस्ट एग्जांपल्स के तौर पर ये एक पेज मैंने जो है वो शो किया है कि रेडिकल केटाइन कैसे प्रोड्यूस होते हैं और आगे ये फ्रेगमेंट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं।